हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना पाई हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। कुछ पर्सनल रीजंस थे, घर में कुछ फंक्शंस चल रहे थे, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। तो अब जो टाइम है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लास 10th के लिए रिवीजन का टाइम है। सिलेबस ऑलमोस्ट हर जगह पूरा हो चुका है और एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस भी ये हैं कि एक टेंटेटिव आ गया है कि कब होंगे, अप्रैल में होंगे। तो आपके पास जो पूरा मंथ है, मार्च का पूरा मंथ और अप्रैल का भी मैं कह सकती हूँ हाफ मंथ जो है, वो आपके रिवीजन के लिए है। तो आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो अभी भी मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी आपकी एक गोल्डन बुक है और प्लीज़ बी प्रिपेयर, बी रेडी विद दैट एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अब मैं एक चीज़ शुरू कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को ज़रा बताने जा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं, क्योंकि अब की बार का जो पेपर है वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई एमसीक्यूज नहीं आने वाले, टिक द करेक्ट नहीं है। तो आपको सब कुछ अपने आप से लिखना है। ठीक है, तो जहाँ तक लिखने की बात है, कई बार हमें पता सब कुछ होता है बट हमें वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं कि हम कैसे लिखें, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो अभी मैं जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट कह सकते हो आप। 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ और उनके आंसर्स भी रीड आउट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, रिवाइज करना है, तो प्लीज़ आपकी जैसी भी मर्जी है आप उस तरीके से इसको यूज़ करिए, बट पढ़िए ज़रूर। तो चलिए चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं बट मैं आपके साथ वो अभी पीडीएफ पे आप देखोगे, साइड में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट द खिलाफत इशू, राइट मेन रीजंस। अच्छा, खिलाफत इशू, खिलाफत मूवमेंट को लेकर आपने जो भी एनसीईआरटी में पढ़ा है वो फटाफट रिकॉल कर लीजिए कि क्या था खिलाफत मूवमेंट। मैं पूरी चीज़ें डिटेल में दोबारा पढ़ाने लगूंगी तो हमारा सारा टाइम फिर से पढ़ाई में चला जाएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी जो खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड है, जो मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं अगर जिसने नहीं पढ़ा है या जिसको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लास 10th की पूरी जो एक वीडियोस की जो फुल फ्लेज है लिस्ट, वो आपको मिल जाएगी और आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर इसका आप क्या लिख सकते हैं, गांधी जी फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslim closer together. So he supported the खिलाफत इशू। खिलाफत इशू में क्या थे, जो टर्की के खलीफा थे उनके खिलाफ जो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जो उनके अगेंस्ट में था, उसको लेके गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया कि इन खिलाफत जो खलीफा थे उसके उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो मुस्लिम्स के साथ ज़्यादा जुड़े हुए थे, मुस्लिम लोगों के साथ। तो अगर हिंदूज भी उन खलीफा को सपोर्ट करेंगे तो एक जो है भाईचारे की भावना दोनों के बीच में आ जाएगी। कहाँ पर, इंडिया में, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। तो गांधी जी ने इसलिए वो जो खिलाफत मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया, खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, टर्की के खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, जो एक रिलीजियस गुरु हैं मुस्लिम्स रिलीजन के। तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने सपोर्ट किया। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक इफेक्ट आप अगर देखो कि क्या पड़ा, बेसिकली है ना, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप देखोगे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द प्राइसेस नियरली डबल्ड। भाई हर चीज के दाम क्या हो गए थे, डबल हो गए थे, महंगाई हो गई थी, है ना, हर जगह। क्योंकि एक तो जहां से ट्रेड हो रहा था जिन कंपनीज में, वहां पर ब्लॉक हो गया था। तो ऑब्वियसली जब चीजें कम आपके पास होंगी तो उसकी डिमांड अगर है तो उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट हर चीज के प्राइस डबल हो गए थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, पीपल वर नॉट एबल टू बॉयकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर लॉन्ग, वाई। अब लोगों ने ये तो बोल दिया कि हम बॉयकॉट करेंगे, जो ब्रिटेन के क्लोथ्स बन रहे हैं, हम तो स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक क्यों नहीं कर पाए इस चीज को, है ना। रीजन, इट वॉज बिकॉज खादी क्लॉथ
वॉज मोर एक्सपेंसिव देन द मिल्क क्लॉथ। अब सबने ये तो बोल दिया कि हम जो ब्रिटेन के जो चीप क्वालिटी के जो फैब्रिक हैं उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, या बाहर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो अपना स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, तो खादी उसी में आता है। बट खादी बहुत महंगा था, क्योंकि उसमें जो है हैंड वर्कर्स जो थे, लेबर बहुत ज़्यादा लगती थी, तो उस हिसाब से वो एक्सपेंसिव था। अब सब लोग थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें एफोर्ड कर पाएंगे, है ना, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको बॉयकॉट नहीं कर पाए। Why now the question number 4 is why did Mahatma Gandhi organize satyagraha in the Kheda district of Gujarat in 1917? Give the main reasons. अब खेड़ा में जो गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था एक सत्याग्रह है, उसका क्या मेन रीजन था, ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। Peasants affected from crop failure and plague epidemic wanted relaxation in revenue collection. So गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन 1917। वहां पे क्रॉप फेलियर हो गया था, लोगों की फसलें खराब हो गई थी, तबाह हो गई थी, और ऊपर से एक एपिडेमिक भी आ गया था, जिसके चलते लोग जो थे वो रेवेन्यू जो था ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको नहीं दे पा रहे थे। तो इसके तहत उनको सत्याग्रह गांधी जी ने उनके सपोर्ट में किया कि जब ये उसके काबिल ही नहीं है पे करने के, तो उनसे जबरदस्ती ये चीजें ना ली जाएं। Now the question number 5 is why did Indian oppose the Simon Commission? अच्छा, ये क्वेश्चन CBSE 2020 में पूछा भी गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कोशिश किए हैं कि प्रीवियस ईयर्स के मैं इसमें डाल दूं। Why did Indians oppose the Simon Commission? तो इंडियंस ने साइमन कमीशन को क्यों अपोज किया, क्यों उसका विरोध किया? Indians opposed the Simon Commission as there were no Indians in it, though It was meant to review the functioning of Indian administration. साइमन कमीशन की सबसे बड़ी आप कह सकते हो खासियत यही थी कि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, और वो पूरी कमेटी किसको आ रही थी, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने आ रही थी, रूल आउट करने आ रही थी, काम करने आ रही थी। यहाँ पर भाई कोई इंडियन मेंबर नहीं है, बट इंडिया को वो लोग गवर्न करेंगे, तो ये तो कोई तुक ही नहीं बनता है, तो इसलिए लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज Why did गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च किया था? तो याद रखिएगा, आपको 2-3 मूवमेंट्स जो हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है। सिविल डिसओबीडियंस पे आप ध्यान दीजिए। डिसओबीडियंस का मतलब है कि आप जो है ओबीडियंट नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, डिसओबे कर रहे हैं लॉ को, तो आप कानून का विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडियंस अपोज द गांधी जी लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू गैदर सपोर्ट फॉर पूर्ण स्वराज। बेसिक जो मोटो था भाई, क्या आप नॉर्मल सत्याग्रह करते जा रहे हैं बट उसका एक इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है ब्रिटिशर्स पे जैसे पड़ना चाहिए, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, अब नॉन वायलेंस तरीके से ही उन्होंने डिसओबे करना शुरू कर दिया लॉज को। तो जिसमें इसका जो मेन मोटो था क्या था, क्योंकि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें और कोई चीज चाहिए ही नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, दैट मीन्स पूरी आजादी चाहिए हमें, ठीक है। What happened to the workers in plantation? Now question number 7 is what happened to the workers in plantation of Assam? असम के जो प्लांटेशंस थे उनके साथ क्या हुआ था, और इसको किस तरीके से पूछ सकते हैं, ये इससे ही रिलेटेड है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। Why was the Inland Immigration Act of 1859 troublesome for plantation workers? ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। Inland Immigration Act 1859 जो था, इसने बेसिकली प्लांटेशंस को क्या मुसीबत में डाला, आप ये कह सकते हो। तो ये एक्ट बेसिकली क्या था, आंसर है प्लांटेशन वर्कर्स इन असम वर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन विदाउट परमिशन अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ये एक्ट आ गया, ये कानून ऐसा आ गया कि इसके तहत अगर कोई भी फील्ड से बिना परमिशन के गया, चाहे उसको वॉशरूम आई हो, चाहे उसको भूख लग रही हो, चाहे वो बीमार हो गया हो, चाहे चक्कर खा के गिर जाए, अगर विदाउट परमिशन वो फील्ड को छोड़ के गया, तो उसके ऊपर पूरी तरह से कार्यवाही की जाएगी, एक पनिशमेंट मिल जाएगी उसको अच्छी खासी, कोई रीजन नहीं सुना जाएगा। तो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए ये ऑब्वियसली आप सोच लो, आपको पूरे 12 घंटे 14 घंटे 17 18 घंटे खड़ा कराया जा रहा है और आपको किसी भी चीज की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो आप कैसा फील करेंगे, है ना। तो सेम चीज इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में भी थी, ठीक है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 8, हु हिमसेल्फ टुक इंटरेस्ट टू रिवाइव फोकलोर इन वेस्ट बंगाल? किसने फोकलोर, क्या मतलब जो आपकी जो आप कह सकते हो जो हमारे होते हैं ना राज के फोकलोर म्यूजिक होता है ना, जो आपके पर्टिकुलर उस रीजन से बिलोंग करते हैं, लाइक वेस्ट बंगाल या राजस्थान से राजस्थानी के गाने होते हैं, राजस्थानी सॉन्ग्स हो गए, है ना, आपके अपने जो होते हैं। तो वो फोकलोर के लिए किसने वेस्ट बंगाल में एक बीड़ा उठाया कि आप उस लहर चलेगी। अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल के इतने सारे लोग थे जिन्होंने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बंगाली में ही उस चीज़ को किया, क्योंकि बंगाली में ही लैंग्वेज को यूज़ किया, क्योंकि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। लाइक जो गाने चले, आपने सुना होगा एकला चलो, ठीक है, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो ये सब जो थी, एक जो देशभक्ति वाली फीलिंग होनी चाहिए थी ना लोगों के अंदर, वो अपने जो उनकी मातृभाषा है ना उससे निकल के आ रही थी, जो लोकल उनकी अपनी लैंग्वेज थे, तो उसमें प्रमोट किया गया। तो इसका बीड़ा वेस्ट बंगाल में किसने उठाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उठाया था। ठीक है, तो आंसर सिंपल है इसका, आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज हु विजुअलाइज्ड एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू अ पेंटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है डेफिनेटली एग्जाम में। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि हमें तो ये पता है तो ठीक है, बट आपको माइंड में ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है ना। तो किसने विजुअलाइज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सिंपल है। नाउ हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? तो आपको याद रखना है अच्छे से, महात्मा गांधी जी ने डिजाइन किया था स्वराज फ्लैग को 1921 में, जिसमें 8 लोटस वगैरह भी हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़िए अगेन, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज हु रोट द बुक हिंद स्वराज? किसने लिखी थी? अगेन महात्मा गांधी रोट द बुक हिंद स्वराज। नाउ क्वेश्चन 12 में आपको कुछ पिक्चर्स बेस दे सकते हैं, ठीक है। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु पेंटेड द अबव पिक्चर ऑफ भारत माता? व्हाट इज द फिगर इन द पिक्चर डिस्पेंसिंग? ठीक है, जो पिक्चर है वो किसने बनाई है, किसने रिप्रेजेंट की, और ये बेसिकली हमें क्या दिखाती है। सो द अबव पिक्चर वॉज पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द फिगर इन द पिक्चर इज शोन डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड क्लॉथिंग। अगर आप देखेंगे भारत माता की इमेज तो इनके एक हाथ कुछ अनाज के वो भी हैं, आप देखेंगे पत्ते हैं, आप कह सकते हो फसल है, फसल रिप्रेजेंट कर रही है किसको? क्रॉप किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फूड को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो देश, हमारी जो माता है हमारे देश की, वो हमें अनाज भी दे रही है, वो हमें पहनने के लिए कपड़े भी दे रही है। क्योंकि अगर आप देखो फैब्रिक, कॉटन, खादी जो भी है वो आप एक एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो हमारी धरती माँ हमारे लिए सब कुछ है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और आप क्या, इसी धरती से आप हमेशा सदियों से सीखते आए हो, ठीक है, यही आपको आपका अस्तित्व दे रही है भारत माता। तो ये एक पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपको। बहुत डीप में मैं नहीं कहूंगी कि आप इमोशंस में बह जाएं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का लिख दें, ठीक है, इतना भी नहीं करना है आपको। नाउ यू विल राइट द अबव पिक्चर वॉज पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द फिगर इन द पिक्चर इज शोइंग डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस मैं और आपके पास लेके आऊँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। वैसे आप नहीं भी बताएंगे तो भी मैं लेके आऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ वीडियो को देख के छोड़ देंगे। या अगर आपको ये सही लगता है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।